हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त को 2024 को, उस क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। इससे पहले हम लगभग 50 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं। 10 वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और आपने देखा होगा और देख करके आपने अपने नोट्स बनाए ज़रूर होंगे। और आपने 50 क्वेश्चंस देखा होगा तो आई होप मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप उस 50 क्वेश्चंस में बहुत सारी बातें सीखे होंगे, बहुत सारी बातें। आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। अगर आपने क्वेश्चंस देख करके नोट्स बनाए होंगे तब। प्लस एक क्वेश्चंस को बार-बार देखे होंगे। एक वीडियो को कम से कम 2 बार या 3 बार देखें, आपके कांसेप्ट जो है आपका आपका माइंड जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा टॉपिक को लेकर के। वो चीज़ जो आप सिलेबस में ना सीखे हैं, सिलेबस में पढ़ के नहीं सीखे हैं, वो चीज़ भी आप क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिएगा तो वहाँ आपको सीखने को मिला मिला होगा या आप सीखे होंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे अगर आपने क्वेश्चंस देखा है तो। चलिए हम बात करते हैं 51 क्वेश्चंस पर, ठीक है ना? 51 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू यू आपके सॉरी इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना? तो पहला है थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ऑटोमिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ऑटोमिस्टिक थ्योरी। ये ऑटोमिस्टिक थ्योरी क्या होता है? देखिए, ये यहाँ पर अगर आपको इस्तेमाल करता मल्टी फैक्टर थ्योरी तो आप अच्छे से इस बात को समझ जाते। मल्टी फैक्टर अगर थ्योरी इस्तेमाल करता, शब्द इस्तेमाल करता, तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाते। ऑटोमिस्टिक थ्योरी को ही मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इसमें ऑटोमिस्टिक थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी मतलब ये होता है कि वो लोग, वो साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस को अलग-अलग फैक्टर में डिवाइड किया है। कि इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस 9 तरह के होते हैं, इंटेलिजेंस 10 तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। तो ऑटोमिस्टिक दरअसल कहा गया है मल्टी फैक्टर थ्योरी, या उसे ऑटोमिस्टिक थ्योरी कह सकते हैं या इंटेलिजेंस की मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं आप उसको, दोनों सेम है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा जब आपने ऑटोमिस्टिक थ्योरी को समझा है कि ऑटोमिस्टिक है क्या। दरअसल ऑटोमिस्टिक इट मींस मल्टी फैक्टर, ठीक है ना? तो थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है वो बिल्कुल मल्टी फैक्टर थ्योरी है। थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है वो ऑटोमिस्टिक थ्योरी है, ये बिल्कुल सही बात है। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में कहा इंटेलिजेंस जो है उसके कई फैक्टर्स होते हैं। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ा होगा बिहेवियरिस्ट में। थॉर्नडाइक ने अपने बिहेवियरिस्ट में जब पढ़े होंगे वहां, तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दिया था, है ना? और इंटेलिजेंस की थ्योरी में थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस की भी थ्योरी दिया। आज अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये बात को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो इसलिए ये फैक्ट, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक्स थ्योरी इज ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल। थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है वो ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की ऑटोमिस्टिक थ्योरी है, या उसे इंटेलिजेंस की मल्टी फैक्टर थ्योरी भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज ए प्राइमरी मेंटल प्रोसेस, ये यहाँ प्रॉब्लम है। इवेल्युएशन जो है वो प्राइमरी मेंटल प्रोसेस नहीं है, ये बात समझ लीजिए। इवेल्युएशन जो है वो हाई लेवल थिंकिंग है, हाई लेवल थिंकिंग है। वो प्राइमरी मेंटल प्रोसेस नहीं है, हाई लेवल थिंकिंग है इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन में रिटेंशन नहीं होता है, रिटेंशन नहीं होता है इवेल्युएशन में। तो इवेल्युएशन इज द प्राइमरी मेंटल प्रोसेस विच मीन्स, यानी इवेल्युएशन जो है प्राइमरी मेंटल प्रोसेस है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है रिटेंशन ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड। कि जो आपने रिकॉग्नाइज्ड किया, जो आपने याद किया, जो आपने पहचाना, जो आपने समझा, रिकॉग्नाइज्ड किया, उसको रिटेंशन करना, उसको याद करना, बिल्कुल ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इवेल्युएशन जो है वो वो लर्निंग का सबसे हाईएस्ट लेवल है, आपने पढ़ा होगा इवेल्युएशंस के बारे में। तो रिमेम्बरिंग अगर यहाँ पर आता कि रिमेम्बरिंग प्राइमरी मेंटल प्रोसेस, रिमेम्बरिंग अगर आता कि रिमेम्बरिंग इज द प्राइमरी मेंटल प्रोसेस एंड विच मींस रिटेंशंस ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड, तब ये स्टेटमेंट सही होता। रिमेम्बरिंग होता है तो यह इवेल्युएशन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? उसके बाद है कि ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी नोन एज एस फैक्टर, यानी कि इज यूनिवर्सल इन बॉर्न एबिलिटी। आपने स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा होगा जिसमें स्पीयरमैन जो है वो जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात करता है। जहां स्पीयरमैन जी फैक्टर को यूनिवर्सल
इन यूनिवर्सल इनबॉर्न इनबॉर्न एबिलिटी कहता है, एबिलिटी कहता है, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी अपने एक्सपेरिमेंट की फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी में। और वहीं एस फैक्टर को वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एबिलिटी कहता है, इंसान की स्पेसिफिक एबिलिटी, इंसान की स्पेसिफिक एबिलिटी। तो यहां तो हुआ है कि ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी नोन एज एस फैक्टर। क्या एस फैक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। और वो यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, यानी कि जी फैक्टर जो है वो हर इंसान के अंदर है, जी फैक्टर। और एस फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो हर इंसान के अंदर नहीं है, वो खास इंसानों के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सी नंबर गलत होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब आपको समझना चाहिए फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फैकल्टी थ्योरी मतलब होता है ये जो थ्योरी जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग फैकल्टी में डिवाइड है, अलग अलग फैकल्टी में, डिफरेंट फैकल्टी, बिल्कुल इंटेलिजेंस की जो है डिफरेंट फैकल्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस माइंड इज मेड अप डिफरेंट फैकल्टीज, जैसे कि रीजनिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इमेजिनेशन। ये बिल्कुल सही बात है। जो फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें वो लोग कहते हैं, जो जो इन लोगों को मानते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन लोग हैं। वो कहते हैं कि जो माइंड है वो अलग अलग डिफरेंट फैकल्टीज से बना हुआ है, जैसे कि रीजनिंग से बना हुआ है, मेमोरी से बना हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन से बना हुआ है, इमेजिनेशन से बना हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मेड ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय स्पीयरमैन। क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी इसे कहते हैं एसआई मॉडल, आपने पढ़ा होगा एसआई मॉडल। क्या ये एसआई मॉडल इंटेलिजेंस का एसआई मॉडल जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था? बिल्कुल नहीं, स्पीयरमैन तो टू फैक्टर थ्योरी दिया था। और एसआई मॉडल जो है वो दिया है गिलफोर्ड ने एसआई मॉडल दिया है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। तो कौन सही नहीं है? स्टेटमेंट आपका सी सही नहीं है, स्टेटमेंट आपका बी सही नहीं है, और स्टेटमेंट आपका ई सही नहीं है। तो बी और सी और ई हो जाएगा, तो बी और सी ई हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा इनकरेक्ट। और डी और ए और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर ना? आगे आगे इसको समझ लेते हैं। जो इनकरेक्ट ऑप्शन था आपके पास वो था, पहला था था इवेल्युएशन, है ना। और तो इवेल्युएशन क्या है आप लिख लेंगे अपने अपने नोट्स में कि इवेल्युएशन इज हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग जजमेंट, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, नॉट रिटेंशन। इवेल्युएशन जो है वो एक हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस है। इवेल्युएशन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है, जजमेंट करना इन्वॉल्व होता है, एनालिसिस करना इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है इवेल्युएशन में, ना कि रिटेंशन। रिटेंशन जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर ना? अच्छा, दूसरा है कि एस फैक्टर रिफर्स टू स्पेसिफिक एबिलिटी इन चार्ल्स एक्सपेरिमेंट टू फैक्टर थ्योरी, है ना। एस फैक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है चार्ल्स एक्सपेरिमेंट के टू फैक्टर थ्योरी का ऑफ इंटेलिजेंस। चार्ल्स एक्सपेरिमेंट के जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का जो है वो एस फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, एस फैक्टर। इट इज नॉट यूनिवर्सल बट स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर टास्क। ये यूनिवर्सल नहीं, इट इज नॉट यूनिवर्सल, लेकिन बट स्पेसिफिक फॉर पार्ट और टू पार्टिकुलर टास्क, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए है। while the G factor general intelligence is considered universal, जहां G factor जो है वो एक जो G factor जो है वो जनरल इंटेलिजेंस जो है G factor उसे वो कंसीडर कहता है यूनिवर्सल एबिलिटी माना जाता है। तो एस फैक्टर जो है, एस फैक्टर वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, और जी फैक्टर जो है वो एक जनरल एबिलिटी है, जनरल इंटेलिजेंस है, या उसे यूनिवर्सल कंसीडर माना गया, यानी कि हर इंसान के अंदर ये फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, यानी जिसे आप एस आई मॉडल कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जिसे आप एस आई मॉडल कहते हैं, वाज डेवलप्ड बाय जेपी गिलफोर्ड। इसको जेपी गिलफोर्ड ने डेवलप किया था, डेवलप बाय जेपी गिलफोर्ड, नॉट चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको डेवलप नहीं किया था। स्पीयरमैन प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। स्पीयरमैन जो है
वो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज किया था, जिस जे फैक्टर और एस फैक्टर उसका नाम है। तो ये था आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। आप देख लेंगे इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करना उसको आप नोट कर लेंगे। और जो करेक्ट ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, द ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन एज द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो मैंने पहले कहा। ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को आप मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इज द idea that intelligence is made up by many separate elements or factors। इसका मतलब है ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है, या मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो इंटेलिजेंस है वो मेनी सेपरेट एलिमेंट या फैक्टर, इंटेलिजेंस के कई अलग अलग सेपरेट एलिमेंट या फैक्टर्स है। कुछ लोग जो है जो ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को मानते हैं, जिन्होंने दिया है, या मल्टी फैक्टर थ्योरी को जिन्होंने दिया है, उसमें आता है थॉर्नडाइक या चार्ल्स स्पियरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक या चार्ल्स स्पियरमैन। ये जो है इनकी जो थ्योरी है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी या ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। उसके बाद जो बात किया था ना फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, तो द फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज थ्योरी दैट द माइंड इज मेड ऑफ डिफरेंट फैकल्टी। जो फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उनका मानना है कि माइंड जो है, माइंड वो डिफरेंट फैकल्टी से बना हुआ है या सेक्शन में बना होता है, सच एज रीजन, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इमेजिनेशन। यानी कि रीजन, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इमेजिनेशन, ये सब अलग अलग सेक्शन में माइंड जो है बना होता है, डिफरेंट फैक्टर्स में माइंड बना होता है। और इसको जो इसके जो मानने वाले हैं, जो जो इनसे रिलेटेड जो थ्योरी दिए हैं, उसमें थॉमस रेड का नाम आता है, फ्रांकोस पियर का नाम आता है, मैने डे ब्रियन का नाम आता है, सर फ्रांसिस गैल्टन का नाम आता है। ये सब जो है वो ये सब की जो थ्योरी है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी, फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, फैक्टर थ्योरी है इन इन लोगों की। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि सर फ्रांसिस गैल्टन, ऑप्शन में देखा होगा सर फ्रांसिस गैल्टन। जो इंटेलिजेंस की कोई कोई क्वेश्चन देखे होंगे तो उसके ऑप्शन में आपने इस शब्द को देखा होगा। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है जो आपके सामने में है, और उसमें जो करेक्ट क्या होगा वो मैंने बता दिया, और जो करेक्ट है वो तो आपके सामने में करेक्ट यहाँ पे है ही, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और ई, और जो करेक्ट है वो आपका हो जाएगा ए और डी, ठीक है ना। तो आप जो चीजों को समझ में आया होगा नोट्स कीजिएगा और आपको बात समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चंस देखा होगा तो आपको देख करके ही तुरंत इसका ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अगर आप पहले क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से। उसमें एक बात आपको देखिए, पहला है लिस्ट 1 में ए है, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। शब्द से बात साबित हो रहा है, शब्द से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल एक ऐसा मॉडल, ये सब करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है, करिकुलम का मॉडल है। तो ऐसा मॉडल जो आउटकम बेस्ड है, जो आउटकम पे फोकस होता है, उसका आउटकम पे ध्यान होता है। तो अगर आप देखे होंगे तो इसका, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर लिस्ट 2 में ऑप्शन दिखेगा 3 नंबर कि क्लियर लर्निंग आउटकम्स, क्लियर लर्निंग आउटकम्स। इसका आंसर होगा ए का 3 नंबर, ए का 3 नंबर, क्लियर लर्निंग आउटकम्स। मतलब ये इससे मैच करेगा, क्यों? क्योंकि आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल जो है वो आउटकम पे ध्यान देता है, क्लियर लर्निंग आउटकम पे ध्यान देता है। तो इसलिए ए का हो जाएगा 3, तो एक हो जाएगा 3, तो आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आंसर ही हो गया ये क्लियर। और अगर आपको पता होगा कि आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि टेलर्स का जो मॉडल है, वो टेलर जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मॉडल है, वो ऑब्जेक्टिव फोकस करता है, नहीं ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस। इसलिए टेलर का जो है वो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप समझ गए ना। अगर पहले पहले क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जब आप क्वेश्चंस को डीपली जब आप समझते हैं तो आगे का क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। इसलिए मैं क्वेश्चंस को इस तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने टेलर्स के बारे में मैंने पहले भी बात किया था। टेलर्स की जो करिकुलम मॉडल है वो वो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देता है, ऑब्जेक्टिव फोकस्ड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है।
और टेलर्स का मॉडल जो है वो ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस है। इस बारे में मैंने पहले ही बात किया था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है CIPP मॉडल, एक बहुत ही फेमस मॉडल है। CIPP मॉडल का काम है, जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को वो इवेलुएट करता है। CIPP मॉडल जो है वो एजुकेशन के ब्रॉडली एस्पेक्ट को इवेलुएट करता है। इसीलिए आप देखेंगे जिसका आंसर होगा इवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल। स्कूल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इवेलुएट करता है CIPP मॉडल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और स्क्रीवन मॉडल जो है वो एक सिस्टमेटिक एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन, एक सिस्टमेटिक एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन का काम कर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। और उसके बाद CIP मॉडल जो है वो उसका ये हो जाएगा, और स्क्रीवन मॉडल जो है उसका ये हो जाएगा, और ये जो है इसका ये हो जाएगा सामने। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। पहला है आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल, the outcome based integrative model is a student centered approach। देखिए, ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। ये मॉडल इस बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, स्टूडेंट को बीच में रख करके, स्टूडेंट को सेंटर में रख करके इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको कहा गया आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल टू करिकुलम डिजाइन। डेट मेजर, जो मेजर करता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स एंड हिज हर परफॉर्मेंस, और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करता है। स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करता है। कौन? आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। दूसरा है CIPP मॉडल। आप जानते हैं कि CIPP मॉडल जो है, CIPP का फुल फॉर्म है कंटेक्स्ट, I से इनपुट, P से प्रोसेस और P से प्रोडक्ट। CIPP मॉडल। तो देखने से बात को समझ में आता है कि ये एजुकेशन की क्वालिटी को, स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी को ये ब्रॉडली एनालिसिस करता है, ब्रॉडली इवेलुएट करता है। तो CIPP मॉडल, CIPP मॉडल जो है कैन बी यूज्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ इवेल्युएशन। ये दोनों तरह के इवेल्युएशन करता है। CIPP मॉडल जो है ये दोनों तरह के इवेल्युएशन करता है। कौन दोनों तरह के? समेटिव एंड फॉर्मेटिव। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस, समेटिव मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस इवेल्युएशन करता है, और सॉरी फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस इवेल्युएशन करता है, और समेटिव मतलब एंड में रिजल्ट क्या हुआ उसका इवेल्युएशन करता है। इसलिए एक ब्रॉड, इसलिए ये स्कूल के क्वालिटी को अच्छे तरीके से इवेल्युएट करता है, क्योंकि ये समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों तरह के इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मॉडल, इस मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दैट इट प्रोवाइड द होलिस्टिक व्यू ऑफ एवरी एलिमेंट्स। यानी एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के होलिस्टिक व्यू को वो समझता है। होलिस्टिक मतलब पूरे तरीके से, समग्र नजरिए को समझने की कोशिश करता है हर एलिमेंट्स को। जैसे कि ये समझने की कोशिश करता है एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, ये समझने की कोशिश करता है एम्फेसाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को इवेलुएट करने को करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को इवेलुएट करता है, और आउटकम असेसमेंट को इवेलुएट करता है। इसीलिए CIPP मॉडल जो है एक क्वालिटी एजुकेशन मॉडल है, क्वालिटी इवेल्युएशन है, जो स्कूल के एजुकेशन क्वालिटी को अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर पाता है। ठीक है ना? एक सेकंड में चार्ज लगा देता हूँ, चार्ज थोड़ा सा डाउन हो गया। ओके, चलिए, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि CIPP मॉडल के बारे में। उसके बाद है स्क्रीबन मॉडल। स्क्रीबन मॉडल जो है वो मिचेल स्क्रीबन ने इसको दिया था। मिचेल स्क्रीबन ए प्रोमिनेंट अमेरिकन इवेल्युएशन थ्योरिस्ट, ये एक बहुत ही मतलब मशहूर अमेरिकन इवेल्युएशन थ्योरिस्ट थे। डेवलप्ड द स्क्रीबन मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन इन मिड 1960s। 1960 के मिड में इन्होंने करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल
हमारे सामने स्क्रीबेन्स मॉडल ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन दिया था। दिस मॉडल इज डिजाइंड टू प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ये मॉडल जो है, दिस मॉडल इज डिजाइन, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। एक सिस्टमेटिक एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इस मॉडल के जरिए हम कर सकते हैं ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड करिकुला। एजुकेशन जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके और जो करिकुलम्स है उसका, ठीक है ना, इसे कहते हैं स्क्रीबन मॉडल्स। और टेलर्स मॉडल डेवलप्ड बाय राल्फ टेलर इन 1949। टेलर मॉडल को राल्फ टेलर ने 1949 में 1949 में डेवलप किया था। इज वन ऑफ द फाउंडेशनल अप्रोच ऑफ टू करिकुलम डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इवेल्युएशन। इज वन ऑफ द फाउंडेशनल अप्रोच, ये एक बुनियादी नजरिया है करिकुलम डेवलपमेंट का एक बुनियादी नजरिया है। एंड एजुकेशनल इवेल्युएशन, और एजुकेशनल इवेल्युएशन का, शिक्षा के मूल्यांकन का और करिकुलम के डेवलपमेंट का जो मॉडल जो है, ये टेलर्स मॉडल जो है वो उसका बुनियादी नजरिया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्जेक्टिव मॉडल। इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। क्यों? ड्यू टू इट्स फोकस ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इस मॉडल को अगर पढ़ेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करता है, इसको ऑब्जेक्टिव पर क्लियरली फोकस करता है, डिफाइन करता है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस फॉर डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग द करिकुलम। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, ये मॉडल जो है आधारित है किस पर? ऑन ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव के 4 स्टेप प्रोसेस पे आधारित है फॉर डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग करिकुलम को डेवलप करना, करिकुलम को इवेल्युएट करना। इसलिए टेलर मॉडल जो है उसको 4 स्टेप प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव के 4 स्टेप ऑफ प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए का हो जाएगा आपको 3, ठीक है ना, और बी का हो जाएगा आपको फर्स्ट, ए का 3 ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस, और सी का हो जाएगा आपको पहला नंबर, और सॉरी बी का पहला नंबर, और सी का हो जाएगा आपको सेकेंड सिस्टमेटिक एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, और डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा 4, ठीक है ना। और तीन फर्स्ट का हो जाएगा 3, इसको आप इससे ऐसे मैच कर सकते हो, फर्स्ट का 3 से मैच कर सकते हो, सी आईपी मॉडल को इससे मैच कर सकते हो, और स्क्रीबन मॉडल्स को आप 2 से मैच कर सकते हो, और टेलर्स मॉडल्स को आप 4 से मैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मॉडल्स आपके सामने है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। 53 क्वेश्चंस कहता है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो 53 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है, उस स्टैंडर्ड टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में जो स्टेप इस्तेमाल करता है, उस स्टेप का ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्या सीरीज है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ऑर्डर पूछे, टेस्ट बनाने का ऑर्डर क्या होगा, करिकुलम डेवलपमेंट करने का ऑर्डर क्या होगा, रिसर्च के लिखने का ऑर्डर क्या होगा, या इस तरह का कोई ऑर्डर हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेप होगा प्लानिंग, पहला स्टेप होगा प्लानिंग, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग अगर नहीं होगा तो होगा आपका आइडेंटिफिकेशन, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो होगा नीड एनालिसिस, ये कुछ टर्म है जिसके जरिए, अगर रिसर्च में बात होगी, रिसर्च का अगर स्टेप लिखने के लिए बारे में बोलेगा तो वहां होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर करिकुलम की बात होगी तो वहां होगा नीड एनालिसिस या प्लानिंग। यानी कि तीनों में से अगर कोई ऑर्डर पूछे, टेस्ट बनाने का ऑर्डर पूछे, करिकुलम बनाने का ऑर्डर पूछे, करिकुलम कैसे बना सकते हैं, रिसर्च लिखने का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो या तो वहां ऑप्शन प्लानिंग होगा पहला स्टेप, या तो आइडेंटिफिकेशन होगा पहला स्टेप, या पहला स्टेप होगा नीड्स एनालिसिस। ये आपको ट्रिक पॉइंट है, आप याद रखिएगा, आपको इससे क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, आप फॉलो कर लोगे। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसके कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो पहले यहाँ दिया हुआ है प्लानिंग, है ना, डी नंबर प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, पहले टेस्ट की प्लानिंग करेंगे। अगर इससे आपको पहला नंबर हो गया डी, तो डी हो गया तो आपको ये खत्म हो गया,
ये खत्म हो गया। तो डी हो गया आपको 3 और 4 में डी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजीली आप हैंडल कर सकते हो। जब आप प्लानिंग ऑफ द टेस्ट की प्लानिंग कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप राइटिंग द आइटम्स, आइटम लिखेंगे आप, राइटिंग द आइटम्स। ये आइटम क्या हुआ, आइटम मतलब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखेंगे, आइटम मतलब क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। उसके जब क्वेश्चन लिख लेंगे आप, तब उसको आप जब क्वेश्चन आपको जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तब आपको उसके बाद लिखेंगे, जब क्वेश्चन आपको हो जाएगा तब करेंगे प्री ट्राई आउट, प्री ट्राई आउट। जब क्वेश्चन आपको लिख लेंगे, जब आप प्लानिंग कर लिए, प्लानिंग के टेस्ट का प्लानिंग कर लिए और प्लानिंग करने के बाद आपको आइटम्स लिख लिए, नहीं क्वेश्चंस लिख लिए, तब एक ट्राई आउट करेंगे, प्री ट्राई आउट, प्री ट्राई आउट करेंगे बी नंबर। यानी कि अगर डी हो जाएगा उसके बाद ए हो जाएगा उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ये कर लेंगे तब करेंगे फाइनल ट्राई आउट, ई नंबर फाइनल ट्राई आउट। और जब फाइनल ट्राई आउट हो गया तब एक्चुअली अप्लाई करने से पहले उसका एक रिहर्सल कर लेंगे, रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल, इसे कह लेते हैं पायलट टेस्टिंग, इसे आप कह सकते हो पायलट टेस्टिंग, पायलट पायलट टेस्टिंग कह सकते हो, पायलट टेस्टिंग करेंगे इसको, यानी सी नंबर। यानी आपका और क्वेश्चन हो जाएगा 3। यानी कि पहला आपका काम होगा प्लानिंग करना। जब आप प्लानिंग कर लेंगे तब उसको आइटम्स लिखेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे। जब आप क्वेश्चंस लिख लेंगे तब उसको प्री ट्राई आउट करेंगे, ट्राई आउट, प्री ट्राई आउट, छोटे लोगों पर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। जब प्री ट्राई आउट करेंगे तब करेंगे फाइनल ट्राई आउट, फाइनल ट्राई आउट। और फाइनल ट्राई आउट के बाद करेंगे पायलट टेस्टिंग, 5 नंबर पायलट टेस्टिंग। और जब पायलट टेस्टिंग हो जाएगा तब एक्चुअल उसको अप्लाई करेंगे पूरे बड़े ग्रुप पर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, ये 3 नंबर। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके निर्माण में जो करेक्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। पहला प्लानिंग ऑफ द टेस्ट लिख लीजिएगा, आप लोग समझिएगा बात को। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्लानिंग ऑफ टेस्ट में आप क्या करेंगे, आपको डिफाइन टेस्ट पर्पज, कि आपको टेस्ट का पर्पज क्या है, क्यों टेस्ट आप बनाना चाहते हैं, स्कोप क्या है, उसका क्या स्कोप आप रखना चाहते हैं, उसके फॉर्मेट्स क्या होंगे, उसके कंटेंट क्या होंगे, ये सब प्लानिंग हम करते हैं, पर्पस डिसाइड करते हैं। जब ऑब्जेक्ट, इसको आप ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। स्कोप देखेंगे कि टेस्ट का स्कोप क्या हो सकता है, हम किस बच्चे पे इसको अप्लाई करेंगे टेस्ट को, फॉर्मेट क्या होगा इसका, कंटेंट इसका क्या होगा, ठीक है। ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। जब प्लानिंग कर लिए तब आप लिखेंगे राइटिंग द आइटम्स, आइटम्स को लिखेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे। क्रिएट टेस्ट क्वेश्चन, क्रिएट टेस्ट क्वेश्चन एंड आइटम्स अलाइन विद द टेस्ट ऑब्जेक्टिव। और जो आपका जो आइटम्स होगा वो टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए, मिला होना चाहिए। इन्हें कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आइटम आप कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप आइटम्स लिख लिए, जब आप क्वेश्चंस लिख लिए, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, तब उसको करेंगे प्री ट्राई आउट। प्री ट्राई आउट मतलब इनिशियल स्मॉल स्केल, यानी इस शुरुआती वक्त में, इनिशियल मतलब शुरुआती वक्त में स्मॉल स्केल पर उसको टेस्टिंग करेंगे, छोटे ग्रुप पर टेस्टिंग करेंगे, 50, 25, 30 जो भी आपका, आपने जो भी ग्रुप तय किया हो उसको इनिशियल स्मॉल स्केल पर उसको टेस्टिंग करेंगे टू आइडेंटिफाई आइटम फ्लोज। आइटम जो आपने क्वेश्चन जो लिखा है उस क्वेश्चंस को कैसा फ्लो है, क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आप ये कर लेंगे तब करेंगे आप फाइनल ट्राई आउट। फाइनल ट्राई आउट में क्या करते हैं, आप लार्ज स्केल पर टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा आपका स्केल लार्ज हो जाता है, लार्ज स्केल पर टेस्टिंग करते हैं टू वैलिडेट आइटम्स परफॉर्मेंस, आइटम के परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए एंड टेस्ट की रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। जब आप फाइनल ट्राई आउट कर लिए तब आप करेंगे ड्रेस रिहर्सल, या उसे पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं, यानी फाइनल टेस्टिंग बिफोर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले फाइनल टेस्टिंग करेंगे, एकदम पायलट टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग उसे कहते हैं। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले यानी कि अब आप जो अप्लाई कर रहे हैं पूरे लार्ज ग्रुप पर, उससे पहले आप एक फाइनल टेस्टिंग करेंगे जिसे कहते हैं ड्रेस रिहर्सल या पायलट टेस्टिंग। जब फाइनल टेस्टिंग कर लेंगे, उसमें रिजल्ट अच्छा आ गया, तब उसको आप एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे, यानी एक्चुअली आप उसको आप अप्लाई कर देंगे लोगों पर। इस तरह से टेस्ट को बनाया जाता है। क्लियर ना।
तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी जो होगा फाइनल टेस्टिंग वो फर्स्ट हो जाएगा, और ए जो हो जाएगा आइटम लिखना वो सेकेंड हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा प्री ट्रायोट जो है वो थर्ड हो जाएगा, प्री ट्रायोट और उसके बाद जो फाइनल ट्रायोट जो है वो फोर्थ हो जाएगा, और ड्रेस रिहर्सल जो है वो फाइव्थ हो जाएगा। ये आपका स्टेप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 54 क्वेश्चन नंबर, 54 क्वेश्चन नंबर जो है आप आसानी से इसको जानते होंगे, कोई इशू नहीं है। कहता है ए टीचर कंडक्ट एन असेसमेंट इन हर क्लास। एक टीचर जो है वो अपने क्लास में, हर क्लास में एक असेसमेंट कंडक्ट करती है एंड या करता है, एंड देन एडजस्ट, और असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद वो एडजस्ट करती है द नेक्स्ट लेसन, अपने नेक्स्ट लेसन के बारे में सोचती है कि हमको नेक्स्ट लेसन क्या पढ़ाना है, टू मीट द स्टूडेंट्स नीड्स, ताकि स्टूडेंट्स के जो नीड्स है उस नीड्स को हम फुलफिल कर सके। सी इज डूइंग, वो क्या कर रही है, एक टीचर जो है वो एक असेसमेंट करती है अपने क्लास में, इसलिए असेसमेंट करती है ताकि वो अपने नेक्स्ट लेसन को एडजस्ट कर सके कि हमको नेक्स्ट लेसन क्या पढ़ाएं, ताकि बच्चे के जो नीड्स है उस नीड्स को हम फुलफिल कर सके। देखिए ये जो असेसमेंट टीचर जो कर रही है वो अपने स्ट्रेटजी जो है नेक्स्ट लेसन जो फिक्स कर रही है, जो नेक्स्ट लेसन है दरअसल जो फिक्स करना है, दरअसल ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी है, यानी अपने स्ट्रेटजी को वो तय कर रही है, अपने स्ट्रेटजी को वो एडजस्ट कर रही है। तो ये जो कर रही है ये शिक्षक, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस में कर रही है, ड्यूरिंग द पढ़ाने के दौरान कर रही है। जब पढ़ाने के दौरान करते हैं हम कोई काम, जब अपने स्ट्रेटजी को, जब अपने लेसन को, जब अपने मेथड्स को चेंज करते हैं पढ़ाने के दौरान, ताकि बच्चे के नीड्स को हम फुलफिल कर सकें, तो इस तरह की जो असेसमेंट है उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है ना, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट उसे ही कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर ना। अगर रहता ये बात कि क्लास टीचर ले ली और एंड का कहीं पर ऑप्शन रहता कि एंड में लास्ट में टीचर जो है वो असेसमेंट कर रही है बच्चे के जो सिखाई उस जो चीज़ें बच्चा सीखा है उसको इवेलुएट करने के लिए, अंत में सब्जेक्ट पढ़ा करके या कोर्स खत्म करके अंत में बच्चे का असेसमेंट कर रही है, तब उस दौरान जो हो जाता समेटिव असेसमेंट हो जाता, उस दौरान समेटिव असेसमेंट, तब हो जाता समेटिव असेसमेंट। और या उसे आप कह सकते थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लेकिन यहाँ आपका आंसर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग द क्लास में प्रोसेस के दौरान जो है वो अपने स्ट्रेटजी को, अपने नेक्स्ट लेसन को एडजस्ट कर रही है ताकि स्टूडेंट्स के नीड्स को हम पूरा कर सके। क्लियर ना। आइए देख लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं। हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, या इसे आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसे आप कह सकते हो। आपको मालूम होगा, मैं जानता हूँ कि आपको इतना सब तो मालूम होगा ही, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसे कहते हैं। इसमें हम ध्यान देते हैं फोकस ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट के प्रोग्रेस और उसके इम्प्रूवमेंट पर हम फोकस करते हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, हम प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, इसका ये भी एक काम होता है। दूसरी इज यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, यानी अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उस मेथड्स को हम समझने के लिए यूजिंग असेसमेंट, इस असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन, अपने इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए, अपने इंस्ट्रक्शंस को बेहतर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, अपने जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने के लिए, टू मीट स्टूडेंट्स नीड, ताकि स्टूडेंट्स के नीड्स को हम पूरा कर सकें, फिल कर सकें, इसलिए भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर ना। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या उसे आप समेटिव एवेल्युएशन कह सकते हैं, फोकसिंग ऑन ग्रेडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ये ध्यान होता है इस जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग या
समेटिव असेसमेंट है उसमें हम अक्सर ग्रेड पर ध्यान देते हैं, नंबर्स पे ध्यान देते हैं, ग्रेड पर ध्यान देते हैं, नंबर्स पे ध्यान देते हैं, ग्रेडिंग पर हम ध्यान देते हैं, या उसमें ये एंड में हम करते हैं, एंड में लास्ट में हम करते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग जो है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये एक ऐसा असेसमेंट है जहां बच्चे अपने आप को असेस करते हैं, खुद को असेस करते हैं। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, बच्चे जो है अपने ओन लर्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेटिंग गोल्स एंड सेल्फ असेसिंग, बच्चे खुद को असेस करते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ असेसिंग, खुद को असेस करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है ना? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये असेसमेंट एज लर्निंग है, इसमें अक्सर जो है हम ध्यान देते हैं, एक सेकेंड, ग्रेडिंग पे ध्यान देते हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग जो है ये सेल्फ असेसमेंट है, बच्चा खुद को असेस खुद करता है, सेल्फ असेसमेंट है। असेसमेंट थ्रू लर्निंग ये अलग बात है, इसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55। अपने ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे, ग्राउंडेड थ्योरी, क्या आई होप आपको मालूम होगा ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। चलिए, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है रिगार्डिंग ग्राउंडेड थ्योरी? ग्राउंडेड थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो ग्राउंडेड थ्योरी है आप जानते हैं इसको ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने 1960 में दिया था, 1960 में ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने दिया था ग्राउंडेड थ्योरी को। अब आप जानते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में होता है क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी में दरअसल ये इंडक्टिव मेथड है, रिसर्च का इंडक्टिव मेथड है, ऐसे भी कह सकते हो। ग्राउंडेड थ्योरी को आप रिसर्च का इंडक्टिव मेथड कह सकते हो, इंडक्टिव मेथड कह सकते हो, मेथड। जब आप जानते हो कि इंडक्टिव मेथड जब आप कह सकते हो तो आपको मालूम है कि इंडक्टिव मेथड में होता है क्या? इंडक्टिव मेथड में होता है बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच होता है। यानी हम यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा से थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना? इसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, बॉटम अप अप्रोच। पहले हम यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम थ्योरी फॉर्म करते हैं। 1960 में ग्राउंडेड थ्योरी को ग्लेसर एंड स्ट्रॉस जो है वो प्रपोज किया था, ठीक है? ये क्या है, देखिए ग्राउंडेड थ्योरी में जो केस होते हैं, कोई केस जो होते हैं, कोई जिस पे हम उसको हम कंटिन्यूस एंड कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये समझिए, कंटिन्यूस एंड कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, वहाँ पहली बात। दूसरी बात कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का हम कोडिंग करते हैं, ओपन कोडिंग करते हैं, एक्सेल कोडिंग करते हैं, सेलेक्टिव कोडिंग करते हैं, ये सब हम काम करते हैं, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन है कि एक्सेल कोडिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक्सेल कोडिंग एक द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ रिलेटिंग सब कैटेगरीज टू ए कैटेगरीज। यानी जो कैटेगरीज हम डिवाइड, डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, ओपन, समझिए मेरी बात, पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, डेटा कलेक्ट किए, उस डेटा का ओपन कोडिंग करते हैं, ठीक है ना? ओपन कोडिंग, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, ओपन कोडिंग करते हैं और फिर उस ओपन कोडिंग को एक्सेल कोडिंग करते हैं। ओपन कोडिंग मतलब डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओपन कोडिंग मतलब डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उस कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी से उसमें रिलेट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सेल कोडिंग। उसके बाद फिर हम सेलेक्टिव कोडिंग करते हैं। इस तरह से हम डेटा को वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेल कोडिंग होता है, इज ए प्रोसेस है ऑफ रिलेटिंग सब कैटेगरीज टू कैटेगरीज। जो कैटेगरीज है, उसके जो सब कैटेगरीज है उसको हम रिलेट करते हैं एक्सेल कोडिंग में। ये बिल्कुल सही बात है, आपने ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है, इट इंक्लूड्स कंटिन्यूअस कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ केसेस। जो केसेस होते हैं उसे कंटिन्यूअस एंड कंपैरेटिव एनालिसिस करते रहते हैं हम, ठीक है ना? ये भी सही है जो मैंने पहले कहा आपसे।
अच्छा, सेलेक्टिव कोडिंग भी बिल्कुल, सेलेक्टिव कोडिंग भी हम करते हैं। सेलेक्टिव कोडिंग क्या है? कंटिन्यूअस द एक्सियल कोडिंग एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। द साइज ऑफ सैंपल इज डिटरमाइंड बाय द थ्योरेटिकल सैचुरेशंस ऑफ कैटेगरीज। जो सैंपल का साइज जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है, द साइज ऑफ द सैंपल इज डिटरमाइंड बाय द थ्योरेटिकल सैचुरेशंस ऑफ कैटेगरीज। बिल्कुल, जो कैटेगरीज है उस कैटेगरीज की जो थ्योरेटिकल सैचुरेशन है उस पर उसके सैंपल का साइज जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल नहीं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक अलग चीज है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम उसको एक एक कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम बनाते हैं उसमें, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलग है और ग्राउंडेड थ्योरी अलग चीज है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा ई नंबर। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, 2 नंबर। आइए आगे बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जिसे आप GTR कहते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी। पहले आप समझिए कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अक्सर आपको क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा रिसर्च है जो क्वालिटेटिव है, या कौन सा रिसर्च ऐसा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये बात भी आप समझा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर बात कर लेंगे। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च GTR इज ए क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय ग्लेसर एंड स्ट्रॉस 1960। 1960 में ग्लेसर एंड स्ट्रॉस जो है इसको डेवलप किया था। इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में थ्योरी इमर्ज फ्रॉम डेटा एंड डेटा कलेक्शन। थ्योरी जो इमर्ज होता है, जो थ्योरी बनता है, वो किससे? डेटा से और डेटा के कलेक्शन से। एंड कंटिन्यूअस कंपैरेटिव एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली। और जो कंटिन्यूअस कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ होते रहता है। अब प्रोसेस ऑफ कोडिंग, जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसको कोडिंग करते हैं। अब वो प्रोसेस ऑफ कोडिंग को समझिएगा तब वो क्वेश्चंस और समझ में आ जाएगा। वो क्या है कोडिंग? वो कोडिंग है कि पहला तो है डेटा कलेक्शन, पहले हम डेटा कलेक्ट कर लिए। कलेक्टिंग डेटा थ्रू मेथड्स, किसी मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लिया कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे हो, किसी मेथड से आपने डेटा को कलेक्ट किया। जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तब आप उसे करते हैं ओपन कोडिंग करते हैं उसको। ओपन कोडिंग मतलब क्या? ब्रेकिंग डाउन डेटा इनटू इनिशियल कोड्स एंड कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग कोड्स में शुरुआत डेटा को आप ब्रेक डाउन करते हैं। जब डेटा को ब्रेक डाउन कर देते हैं तब उसको कहते हैं, तब उसके बाद उसको करते हैं एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग मतलब आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन कोड्स एंड कैटेगरीज। जो आपने कैटेगरीज को अलग ब्रेक डाउन किया, उसके बीच जो है वो रिलेशनशिप आप ढूंढते हैं। जब ये आप कर लिए तब करते हैं सिलेक्टिव कोडिंग, मतलब इंटीग्रेटिंग कैटेगरीज इनटू ए कोहेसिव थ्योरी, हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन, तो उसे कहते हैं सेलेक्टिव कोडिंग। तब उसको सेलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट कैटेगरीज इनटू ए कोहेसिव थ्योरी, हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो है कोडिंग प्रोसेस, अगर आपने ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा होगा तब ये बात को समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो है 2 नंबर, यानी ए, बी, सी और डी। एक्सियल कोडिंग करते हैं, कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन करते हैं केसेस का, सिलेक्टिव कोडिंग करते हैं, और जो साइज ऑफ द सैंपल का जो साइज होता है इज डिटरमाइंड बाय द थ्योरेटिकल सैचुरेशंस एंड कैटेगरीज। कैटेगरीज की जो हम जो सैचुरेट करते हैं, थ्योरेटिकल सैचुरेशन करते हैं कैटेगरी का, उस पर डिपेंड करता है कि डेटा का साइज क्या हो सकता है, सैंपल साइज क्या हो सकता है। और लास्ट में था कि सब्स्टिट्यूट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये जो है नोट में नीचे देखिएगा कि ग्राउंडेड थ्योरी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का अंश नहीं है, ये अलग चीज है। क्या? इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। जो ग्राउंडेड थ्योरी है एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, मेथड है, जनरेट्स थ्योरीज ग्राउंडेड इन डेटा। जो डेटा से हम थ्योरी को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। वेयर एज वहीं पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड कंट्रोल कंडीशन। और वहीं पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें फोकस दिया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्टिंग पर, और ये जो रिसर्च है वो कंट्रोल कंडीशन में होता है।
एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और इसमें टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जो हाइपोथेसिस ग्राउंडेड रिसर्च में नहीं होता है। इस तरह से ये ग्राउंडेड, ये जो है लैंड स्टेटमेंट नंबर ई जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चंस किए हैं 51 से लेकर के 55 तक। चूंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए हम कम कम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 56 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन तक। ठीक है ना, यहाँ तक वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को समझते रहें, एनालाइज करें चीज़ों को, बार बार वीडियो को सुने और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें, बहुत कुछ। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे लगता है कोई बात ऐसी है जो मैंने गलत आपके सामने में रख दिया है, तो कमेंट जरूर करके बता दें कि हमें आपने ये गलत बात कही है। मैं उस पर देखूंगा, उसको सही करने की कोशिश करूंगा। बाकी सब्सक्राइब और लाइक आप करें या ना करें, उससे कोई बात, मतलब उससे कोई ये नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बता दें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।